class 9. Welcome to my channel Digest CBSE Social. Before we proceed, don't forget to subscribe, like and share. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. हमने उसके इंट्रो में देखा था दैट किंग लुइस 16 को फ्रेंच का थ्रोन मिलता है, बट उसके साथ उन्हें मिलता है एक एम्प्टी ट्रेजर. हमने उसमें उसका रीज़न नहीं पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यों मिला था एम्प्टी ट्रेजर और उसके 6 रीजंस. तो फर्स्ट रीज़न वाज क्योंकि फ्रेंच एक बहुत बड़ा देश था, एक बड़ा राज्य था, तो उसकी वजह से वो बहुत वॉर्स में इंगेज रहता था, जिसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वॉर में चले जाते थे. कैसे? तो आर्मी को मेंटेन करना, ट्रुप्स को मेंटेन करना, उनका खाना और इन सब में लगता था पैसा, जो जाता था राजा के खजाने से. इस वजह से खजाना कम हुआ. मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड रीज़न था राजा का पैलेस ऑफ वर्साइल. वो बहुत ही बड़ा, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस था. उसे मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता था वो भी राजा के ख़जाने से जाता था, क्योंकि उनका जो कोर्ट और जो आलीशान चीज़ें हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है. ज़्यादा पैसा अगेन गोइंग आउट एट फ्रॉम दैट ट्रेजर, जिसकी वजह से ट्रेजर कम हुआ. थर्ड रीज़न था कि किंग लुइस 16 दैट मीन्स फ्रेंच और अमेरिका का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंडर में थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज़. किंग लुइस 16 ने उन 13 कॉलोनीज़ को फ्री कराने के लिए अमेरिका की हेल्प करी और ब्रिटेन से वॉर करा. तो वॉर में अगेन राजा को लगे 2 बिलियन लिवरेज. दैट मीन्स उन 2 बिलियन लिवरेज का अमाउंट जो था वो वॉर में लगा. और ये अमाउंट कहाँ से आया? खजाने में इतना पैसा नहीं था, तो राजा ने ये लिया लोन. दैट मीन्स कि 2 बिलियन लिवरे का लोन जो था वो खजाने में से और चला गया. तो ये लिवरे हैं क्या? जैसे इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीज़, वैसे ही उस टाइम फ्रेंच की करेंसी थी लिवरे. ओके, अंडरस्टूड. तो थर्ड रीज़न क्या था? वॉर विथ 13 अमेरिकन कॉलोनीज़. फोर्थ रीज़न है कि अभी जो हमने देखा थर्ड रीज़न कि 2 बिलियन लिवरे का लोन जो था वो उन्होंने लेंडर्स से लिया. तो ये लेंडर्स जो थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट मांगते थे इस लोन पे. 10% इंटरेस्ट राजा कहाँ से पे करेगा? वहीं से जो उसका एम्प्टी हो रहा है, दैट मीन्स एम्प्टी ट्रेजर. तो राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट उस ट्रेजर में से उतना इंटरेस्ट पे करना. फिफ्थ रीज़न था कि राजा के रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं या जो लोग वर्क कर रहे हैं उन सब को पेमेंट करना, ये सब सैलरी कहाँ से जाती है? ये सब सैलरीज, ये सब अमाउंट भी जाता है गवर्नमेंट के ट्रेजर से. दैट मीन्स उस समय के राजा के ट्रेजर से. यहाँ से भी ट्रेजर एम्प्टी हो गया. और द लास्ट रीज़न ये था कि सिर्फ जो सोसाइटी थी उसके थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ही टैक्स पे करते थे. थर्ड स्टेट्स में आते कौन थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स. तो सिर्फ इतने ही लोग, दैट मीन्स सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करती थी. खजाने में सिर्फ थर्ड स्टेट से पैसा आता था और बाकी सब लोगों के लिए बांट दिया जाता था, जिसकी वजह से भी ट्रेजर तो था एम्प्टी होने लगा. तो इसका रिजल्ट क्या था इन 6 रीजंस का? पहला रिजल्ट तो था कि ट्रेजर एम्प्टी हो रहा है. सेकेंड रीज़न था कि उन्होंने जो था थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया. थर्ड रीज़न के ऊपर अगर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है तो थर्ड स्टेट को प्रॉब्लम होगी. पर इससे पहले हम ये तो जान लें कि स्टेट्स होता क्या है. स्टेट्स जो उस समय एक और नाम से जानी जाती थी, दैट इज सोसाइटी ऑफ स्टेट, वॉज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम. सोसाइटी ऑफ स्टेट्स इसलिए क्योंकि उस समय की जो स्टेट्स थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि स्टेट्स का एक और नाम क्या है. तो इसका एक और नाम है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, और ये पार्ट थी फ्यूडल सिस्टम की. तो फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग किंग के अंडर होते हैं. द हेड इज़ द किंग, और उनके अंडर में सब लोग होते हैं. तो दैट मीन्स स्टेट एक ऐसी सोसाइटल डिवीज़न है जिसका हेड किंग होता है. 1789 से पहले जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस होते थे उन्हें कहा जाता था
ओल्ड रिजाइन। अब एग्ज़ाम में आपके पास 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1789 से पहले सोसाइटी को क्या कहा जाता था, तो उसका आंसर है ओल्ड रिजाइन। और अगर क्वेश्चन ये आए कि 1789 से पहले सोसाइटी के डिवीज़न को क्या कहा जाता था, तो उसका आंसर है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। डोंट फॉरगेट, ये दोनों ही चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। मूविंग ऑन टू अवर 3 स्टेट्स जो सोसाइटी में थी, वो थी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्गी, दैट मीन्स वो लोग जो चर्च का ध्यान रखते थे, रिलीजियस ड्यूटीज़ देते थे और वो चर्च वर्क करते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, मतलब किंग, मिनिस्टर, अदर गवर्नमेंट के जो पीपल, एरिस्टोक्रेटिक हाई क्लास पीपल। और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन मैन, बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीजेंट, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो ये जो लैंडलेस लेबर्स, लैंडलेस पीजेंट्स, ये सब आते थे थर्ड स्टेट में। अभी हमने देखा थर्ड स्टेट वालों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों होती थी? पहली प्रॉब्लम थी कि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 90% पीजेंट से बनी हुई थी। 90% उसमें पीजेंट रहते थे, पर उन 90% पीजेंट में से बहुत कम लोगों के पास उनका खुद का लैंड था। तो बचा हुआ लैंड किसके पास था? इसका आंसर है कि 60% ऑफ द लैंड जो था वो था चर्चेस का, नोबल्स का और अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में भी था, पर थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर्स हैं उनके पास था, तो इससे बेचारे पीजेंट लैंडलेस हो गए थे। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो क्लर्गी हैं, जो नोबिलिटी हैं, उनको बर्थ से ही कुछ अलग से राइट्स, कुछ अलग से अधिकार मिल जाते थे। जैसे कि सबसे पहला अधिकार उनको जो मिलता था वो था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब जब उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था तो वो क्या करते थे? वो करते थे कि वो पीजेंट्स के ऊपर टैक्स इम्पोज कर देते थे अगर उन्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती। सो थर्ड स्टेट को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। पहला था फ्यूडल ड्यू, जो डायरेक्टली पीजेंट से लिया जाता था एज अ वर्कर। सेकेंड था चर्च, जो उनके ऊपर इम्पोज करता था, दैट वाज टीथेस, जिसमें पीजेंट जो है वो चर्च को टैक्स पे करता था इस वजह से कि वो रिलीजियस टैक्स है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स भी लगता था जो सारे थर्ड मेंबर्स के लोगों को पे करना पड़ता था, दैट वाज टाइल टैक्स। और इसके अंदर ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स कि आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा स्टेट को। और एक और था इनडायरेक्ट टैक्स, जो उनके डेली कंजप्शन के आर्टिकल्स हैं, जैसे सॉल्ट है, टोबैको है, इन सब के ऊपर उन्हें पे करना पड़ता था। इतने सारे टैक्स से हमें ये समझ में आता है कि जो नोबिलिटी थे, जो क्लर्गी थे, वो पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। और अभी हमने देखा एम्प्टी ट्रेजर की वजह से पीजेंट्स के ऊपर टैक्स और बढ़ने वाला था। नाउ आपके बुक में इस टॉपिक को एंड करते समय एक पिक्चर दी गई है जिसका नाम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। The nobleman in this picture is depicted as the spider and the peasant is the fly, because this engraving is trying to show the difference in both the states of the classes। इन दोनों क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस दिखाना चाहती हैं वो है रिच और पुअर का। द नोबल मैन, उन्हें पोर्ट्रेट किया गया है एज अ स्पाइडर, बिकॉज वो वहाँ बैठे हैं एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं एवरीथिंग जो पीजेंट उन्हें ऑफर कर रहा है। द पीजेंट, ही इज़ डिपिक्टेड एज अ फ्लाई बिकॉज ही डज वेरी हार्ड वर्क एंड सफ़र ड्यूरिंग द बैड हार्वेस्ट एंड प्राइस राइजिंग। स्पाइडर जो है वो फीड करता है फ्लाई के ऊपर फॉर इट्स सर्वाइवल। उसी सेम वे में यहाँ पर भी नोबल्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में नोबल्स हैं, वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करते हैं पीजेंट के ऊपर और उस हैवी टैक्सेस को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। तो इस रीज़न से आर्टिस्ट ने कंपेयर करा है नोबल्स टू द स्पाइडर एंड पीजेंट टू द फ्लाई। Thank you everyone for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share.